परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। आराम से टॉपिक को पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ये परागकण है, ये एक परागकण है, ये एक इसका केंद्रक, ठीक है। और ये कैसा है? अगुणित है। इस परागकण के अंदर एक समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और ये समसूत्री विभाजन है वो कैसा है? असमान प्रकार का है। इसका मतलब इस परागकण के अंदर जो सेल्स बनेगी वो दो प्रकार की बनेगी, एक सेल छोटी बनेगी और एक सेल्स बड़ी बनेगी, ठीक है ना। बड़ी जो सेल है, ये बड़ी सेल है और इस बड़ी सेल को कहा कायिक सेल, वेजिटेटिव सेल, कायिक या वेजिटेटिव सेल। छोटी जो सेल है उसको नाम दिया जनन कोशिका या जनरेटिव सेल, ठीक है। और इस कायिक कोशिका का जो केंद्रक है वो भी बड़ा और अनियमित आकृति का अमीबा जैसा, और जो जनन कोशिका है उसका जो केंद्रक है वो छोटा और चांद जैसा, चंद्रमा के जैसा, तरकू आकार का, ठीक है ना। ये इससे बन जाते, ठीक है ना। और इस समय है ये पोलन टेट्राड जब बनते हैं तब इस समय परागकण है इस अवस्था में आ जाते हैं, द्विकोशिकीय। तो एक पॉइंट क्या आया, जब परागकोश का स्फुटन होता है, ठीक है ना। यहाँ अपन अलग से लिख लेते हैं एक चीज, परागकोश का स्फुटन। इसका मतलब क्या हुआ? परागकोश का फटना, परागकोश का फटना और उससे लघु बीजाणुओं का बाहर निकलना, ये क्या कहलाएगा? परागकोश स्फुटन कहलाएगा। परागकोश स्फुटन की क्रिया क्या है? देखो, अगर इसकी क्रिया की बात करें, इस क्रिया की बात करें तो देखो कि जब परागकोश परिपक्व होता है, परागकोश क्या हुआ? परिपक्व हुआ। परिपक्व जैसे ही कोई चीज होती है, आप चाहे पादपों में किसी भी चीज को देख लें, जैसे जैसे परिपक्व होती जाएगी वैसे वैसे वो सूखती जाएगी। जैसे मूंग है, मूंग की फलियां जैसे जैसे पकड़ने लगती है वैसे वैसे वो क्या होती है? सूखती जाती है। तो उसके अंदर क्या हुई? जल की कमी हुई। जल की कमी हुई तो एंडोथीसियम, यहाँ इस परत का बात करें, अंतेस्थीयम या एंडोथीसियम, ठीक है ना। उसके अंदर क्या थी? अल्फा सेल्यूलोज की पट्टियाँ। उस पट्टियों के अंदर क्या आया? खिंचाव। उस खिंचाव आने के कारण परागकोश में क्या आया? खिंचाव। और इस खिंचाव के कारण अब देखो परागकोश की संरचना में एक चीज़ और बताता हूँ आपको, पहले मैंने डिस्कस नहीं किया। ये ऐसे परागकोश की दो पालियाँ है ना, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये एक लघु बीजाणुदानी और ये दूसरी लघु बीजाणुदानी, इस वाले की एक लघु बीजाणुदानी और ये दूसरी लघु बीजाणुदानी। मैंने आपको एक चीज़ कही थी, वो क्या थी कि जैसे ही परागकोश परिपक्व होता है तो उस समय ये दोनों लघु बीजाणुदानियाँ हैं वो क्या हो जाती है? समेकित हो जाती है। क्या हो जाती है? समेकित हो जाती। तो परिपक्व परागकोश में कितनी बीजाणुदानियाँ दिखाई देगी? बाद में 2 दिखाई देगी। 4 होती है लेकिन दिखाई 2 देगी। दूसरी चीज, इस जगह पर कुछ स्थानों पर जो सेल्स है उसकी जो भित्तियां होती है वो कमजोर होती है, ठीक है ना। भित्तियां कमजोर है, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर अपन देखें कि ये परागकोश है, यहाँ पर इसकी भित्ति है, इस जगह जो लाल से डिनोटेड किया है वो कमजोर है। अब इसकी एंडोथीसियम में खिंचाव उत्पन्न हुआ तो ये इस तरह से खुलेगी, तो इस तरह से इसमें पूरी में खिंचाव आएगा, लेकिन टूटेगी कहाँ से? जहाँ से भित्तियां कमजोर है, तो इस जगह से ये टूटेगी। जिस जगह से ये जो टूटती है, तो कहने का मतलब यहाँ पर कोशिका भित्तियां हैं वो कैसी होती है? पतली होती है। कोशिका भित्तियां होती है वो कैसी होती है? पतली होती है, और इसे बोलते हैं स्ट्रोमियम। तो ये स्ट्रोमियम जगह से ये क्या करती है? एंडो इसमें खुलती है, तो इसलिए स्ट्रोमियम
के स्थान पर स्टोमियम या इसे बोलते हैं ओस्ट सेल, ठीक है ना, के स्थान पर परागकोश है वो क्या होता है, फटता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा, परागकोश स्फुटन। अब बात आए परागकोश स्फुटन के समय परागकण कैसे होते हैं, ठीक है ना। तो परागकोश स्फुटन के समय परागकण, इस समय परागकण मोस्टली, सबकी बात नहीं करता हूँ, 90% से ज़्यादा की बात करता हूँ। इस समय परागकण पहली चीज द्विकोशिकीय होते हैं, ठीक है। टेट्रा के जितने भी जो परागकण हैं, टेट्रा में जो चारों जुड़े हुए परागकण हैं वो सभी पृथक हो जाते हैं। इस समय सभी परागकण जो उसकी टेट्राड है से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, ठीक है ना। जब परागकोश का स्फुटन होता है तो उस समय परागकण है वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। परागकण है वो कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं। ये इसकी विशेषता आ गई। परागकोश स्फुटन के समय कहाँ कहाँ और कैसी कैसी संरचनाएं पाई जाती है या कौन सी विशेषताएं इनमें पाई जाती। अब अपन देखते हैं कि ये जो परागकोश है ये द्विकोशिकीय है, जो द्विकेंद्रकीय है, दो केंद्रक है, नहीं द्विकोशिकीय है, कोशिका प्रत्येक कोशिका एक केंद्र की है। तो इसकी संरचना क्या है, तो अगला हेडिंग डालते हैं अपन परागकण की संरचना। परागकण की संरचना। अब इस परागकण की संरचना देखते हैं अपन। तो परागकण की संरचना की बात करें अपन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन या स्ट्रक्चर ऑफ पोलन कह दें या लघु बीजाणु या इससे बोलें माइक्रो स्पोर, ठीक है। देखो अभी परागकण की जो संरचना देख रहे हैं अपन, इस संरचना में देखें ये पहली चीज, थोड़ा परागकण के बाहर चारों ओर दो भित्तियां पाई जाती। कितनी भित्तियां पाई जाती है, दो भित्तियां होती है और दो कोशिकाएं होती। परागकण में दो भित्तियां और दो कोशिकाएं। तो ये एक भित्ति हो गई। दूसरी जो भित्ति है वो इसके बाहर हो जाएगी। ये दूसरी भित्ति बाहर वाली। तो देखो बाहर वाली भित्ति को क्या नाम दें, एक्साइन। टेक्निकली नाम है इसका, तकनीकी नाम है एक्साइन। कई बार क्वेश्चन आता है परागकण की बाह्य चोल को क्या कहते हैं, एक्साइन, ठीक है ना, या इसे बोलते हैं बाह्य चोल, ठीक है। ये बाहरी भित्ति है। इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषता ये मोटी है, ठीक है। चलो अलग से देखेंगे इसकी विशेषता। इसकी विशेषता में से है ये से मोटी है, अलंकृत है। अलंकृत का मतलब इस पर कोई न कोई ऐसी संरचनाएं बनी रहती है, जैसे कांटे हो सकते हैं, धारियां हो सकते हैं, छोटे छोटे छिद्र हो सकते हैं, छोटे छोटे बिंदु हो सकते हैं, ऐसे जाली टाइप की संरचना बनी हुई हो सकती है। तो इस तरह से ये क्या हो सकती है, अलंकृत हो सकती है।
अगली चीज, इसके ऊपर देखो भाई, अब इसके ऊपर क्या है, इस जगह पर ये छिद्र है, ये क्या है, छिद्र है। इन छिद्रों को बोलेंगे जनन छिद्र। इन्हें क्या नाम दिया, जनन छिद्र या जर्म पोर्स। ठीक है। और इन जर्म पोर में हमने एक संरचना की बात की थी, आपको बताया था मैंने, वो क्या है, इन जर्म पोर में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन भरे रहते हैं। उन प्रोटीन को क्या नाम दिया गया यहाँ, जाति विशिष्ट प्रोटीन। क्या नाम दिया इन्हें, जाति विशिष्ट प्रोटीन। यह है जाति विशिष्ट प्रोटीन। ठीक है ना, स्पीसीज, स्पेसिफाई प्रोटीन बोल दें इसे। ठीक है ना, अपनी जो जाति है, स्पीसीज है, उसकी पहचान करने वाले ये जो प्रोटीन है, ये इसमें पाए जाते हैं। ये हो गई बाह्य चोल। अब इसके साथ साथ में और देखो, ये जो एग्जाइन है, इस एग्जाइन में ये किससे बनी होती है, स्पोरोफोलेनिन की। किससे बनी होती है ये स्पोरोफोलेनिन है इसमें। ठीक है। और ये जो अंदर वाली जो झिल्ली है, अंदर वाली जो परत है, इसे नाम दिया हमने दूसरी इंटाइन, या हिंदी नाम है इसका अंतस चोल। हिंदी नाम है इसका अंतस चोल। ठीक है। तो ये दो, तो ये हो गई। ठीक है। अब उसके बाद में अंदर की संरचना की बात करें अपन, तो उन संरचना में ये दो सेल्स, एक सेल्स बड़ी है, दूसरी सेल्स छोटी है। ठीक है। बड़ी वाली जो सेल है उसे क्या नाम दिया हमने, वेजिटेटिव सेल या कायिक कोशिका। छोटी जो सेल है उसे हमने नाम दिया जनरेटिव सेल या इसे कहें जनन कोशिका। ठीक है। जो वेजिटेटिव जो सेल्स है, इस सेल का जो केंद्र की बात करें तो वो अमीबी आकृति का है। कैसा है, अमीबा की आकृति का है, अमीबॉइडल है। और जो जनरेटिव जो सेल्स है, छोटी वाली जो सेल्स है, इसका जो केंद्रक है वो कैसा है, जैसे चंद्रमा के आकार का है, तरकू का आकार का है, तरकू रूपी है। ठीक है ना। तो ये वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, ये जनरेटिव न्यूक्लियाई, ठीक है। और
इसमें कोशिकांक ज़्यादा है, इसमें कोशिकांक और दूसरा कोशिका द्रव्य सब चीज़ें क्या है, कम है। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें एक चीज़ पढ़नी है इस एक्जाइन और एंटाइन के बारे में, इन कोशिकाओं के बारे में वो भी थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालते हैं हम एक्जाइन का। पहला हेडिंग किसका डालते हैं हम, एक्जाइन, बाह्य चोल, एक्जाइन या बाह्य चोल। देखो किससे बनी है, पहली चीज मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन, मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ये स्पोरोपोलेनिन से बनी है। अब स्पोरोपोलेनिन क्या है, स्पोरोपोलेनिन पादप जगत का ये हार्डेस्ट पदार्थ है। ये क्या है, प्लांट जगत का ये हार्डेस्ट कह दें या सबसे कठोर कह दें, कठोरतम पदार्थ। अभी तक कोई ऐसा जैव एक कोई एंजाइम है वो अभी तक नहीं खोजा गया है जो इस स्पोरोपोलेनिन को क्या कर दें, गला दें। तो कार्य क्या करता है स्पोरोपोलेनिन, परागकण की बाह्य चोल बनाता है। तो बाह्य चोल है, तो बाह्य चोल की ये क्या करता है, जैविक अपघटन से रक्षा करता है और भौतिक अपघटन से रक्षा करता है। तो ये क्या करता है, परागकण की भौतिक व जैविक अपघटनों से रक्षा करता है। ठीक है, जैविक अपघटन का मतलब ऐसा नहीं है कि ये इसकी मृत्यु को रोक देता है, नहीं, दूसरे जीवों के द्वारा, दूसरे एंजाइमों के द्वारा जो अपघटन हो रहा है ना, उसको रोक देता है। अगर इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर सकते तो केवल आप केवल इतना ही समझ लें कि ये भौतिक अपघटन से क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है ना, इस जैविक अपघटन को भले आप क्रॉस कर सकते हो, ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, और इस कारण परागकण इसलिए परागकण है वो किस रूप में पाए जाते हैं, जीवाश्म रूप में मिलते हैं। यानी कि अगर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता तो परागकण है वो जीवाश्म रूप में नहीं पाए जाएंगे। अब आप कहोगे कि जीवाश्म के रूप में जो परागकण मिलते हैं वो जीवित होते हैं या दूसरे या वो निषेचन करने में सफल होते हैं क्या, नहीं। कारण क्या है कि जैसे वही बात है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, खेलते हुए अपन फेंक देते हैं कूड़े करकट में, क्या उसमें ब्लेडर मिलता है क्या, नहीं मिलता है, वो लोग ले जाते हैं, केवल क्या मिलता है, बाहर वाला खोल मिलता है। ठीक है ना, तो इनमें जीवाश्म रूप में जो परागकण मिलते हैं उनमें भी क्या मिलती है कि इसकी केवल एक्जाइन मिलती है, बाकी सारे उनको तो अंदर वालों को तो क्या करते हैं, सब अपघटन हो जाता है। ठीक है ना, तो इस समय केवल इस जीवाश्म रूप के जो परागकण है उसमें क्या होती है, एक्जाइन बची हुई रहती है, एक्जाइन बची हुई रहती है। पहली चीज ये हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, इसकी सतह पर क्या पाए जाते हैं, पोलन किट पाए जाते हैं। ठीक है ना, अब पोलन किट किन परागकणों में पाए जाएंगे, जिनका परागण, जिनमें परागण किसके द्वारा होता है, किन्हीं प्राणियों द्वारा हो, उनमें पोलन किट है और उनके अंदर ये प्राणियों को क्या करते हैं, पोलन किट, ये जो पोलन किट है ना, ये आकर्षित करते हैं। ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने का कार्य करते हैं, ये पोलन किट का कार्य है।
बाकी आपको बता दिया कि ये तेलीय पदार्थ है, ये रंगीन है, ये सुगंधित है, ये चिपचिपे हैं, इस तरह के, ठीक है ना। और अब अगला जो इसका तीसरा पॉइंट है वो है जाति विशिष्ट प्रोटीन। जाति विशिष्ट प्रोटीन। तो एक परागकण या ऐसे कहते हैं एक पादप जाति के परागकणों पर जाति विशिष्ट प्रोटीन बनाए जाते हैं और उसी पादप की वर्तिकाग्र पर उस जाति विशिष्ट प्रोटीन को गलाने वाले उसके संगत एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे कह दिया कि भाई ये सरसों एक पादप जाति है, सरसों क्या है, एक पादप जाति है। तो सरसों के परागकण पर मान लिया ये ए प्रकार का जाति विशिष्ट प्रोटीन लगा दिया और इसके कारण इसके जो जनन छिद्र होते हैं, जर्म पोर होते हैं, वो बंद रहते हैं, ठीक है ना। अब परागकण का अंकुरण कब होगा, जब ये जनन छिद्र खुलेंगे, ठीक है ना। अब इसे कौन खोलेगा, इस ए को पचाने वाला एंजाइम होना चाहिए। तो अब देखो सरसों का जो पादप है उसकी जो स्त्री केसर है उसकी वर्तिकाग्र पर, जैसे ये कह दिया स्त्री केसर की ये वर्तिकाग्र है, ठीक है ना। इस वर्तिकाग्र पर ए प्रकार के एंजाइम होते हैं। ये ए और ये ए क्या होते हैं, संगत होते हैं। जैसे देखो ये सरसों, इस सरसों पर ए प्रकार के एंजाइम, ये दूसरा पादप कह दिया ये आलू, इस पर बी प्रकार के जाति विशिष्ट प्रोटीन को गलाने वाले एंजाइम। अब देखो कि ये परागकण इस पे जा रहा है, इस पर ए प्रकार का, तो ए और ए संगत है। तो कहने का मतलब ये ए जो जाति विशिष्ट प्रोटीन को गलाने वाला एंजाइम है वो इस ए जाति विशिष्ट प्रोटीन को गला देता है। इसके कारण इसके जनन छिद्र खुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस सरसों के पादप के जो जाति विशिष्ट प्रोटीन, परागकण के जो प्रोटीन है और वर्तिकाग्र के जो इसको गलाने वाले एंजाइम है वो एक दूसरे के क्या है, संगत है। अब देखो सपोज करो इस सरसों वाला जो परागकण है वो किस पर आ गया, आलू पर आ गया। तो इसके जाति विशिष्ट प्रोटीन कैसे हैं, ए प्रकार के, और इसके पास में ए प्रकार के जाति विशिष्ट प्रोटीन को गलाने वाले एंजाइम ही नहीं है, इसके पास में तो बी प्रकार के जाति विशिष्ट प्रोटीन को गलाने वाले एंजाइम है। तब ये सरसों का परागकण आलू पर आ तो गया है, लेकिन इस आलू की वर्तिकाग्र पर ऐसा एंजाइम नहीं है जो इसकी जाति विशिष्ट प्रोटीन को गला सके, इसके जनन छिद्रों को खोल सके। तो इसलिए यहाँ पर आलू पर सरसों के परागकण है वो अंकुरित नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार के जो जाति विशिष्ट प्रोटीन है उनका निर्माण टेपिटम के द्वारा किया जाता है। और वो कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं परागकण के जनन छिद्र है वहां पर पाए जाते हैं। आगे समझ में? तो ये चीज हुई आपके जाति विशिष्ट प्रोटीन। ऐसा है, इसीलिए कहा जाता है कि क्या कारण है कि एक पादप समान या असमान पादप जाति का परागकण है वो अंकुरित नहीं होता है। उसका उदाहरण उत्तर यहाँ है। क्वेश्चन बना लोगे, क्या कारण है कि अन्य जाति की वर्तिकाग्र पर परागकण अंकुरित नहीं हो पाते हैं। आगे समझे? इसका रीजन ये है। आगे ना समझ में? तो कहने का मतलब अब एक खेत में सरसों के जितने भी पौधे हैं, जैसे कह दिए हजारों लाखों पौधे हैं, तो उन सब के अंदर ये ए प्रकार के, उन सब के परागकणों पर ए प्रकार का प्रोटीन होगा और उनकी वर्तिकाग्र पर ए प्रकार के उस प्रोटीन को गलाने वाले एंजाइम्स होंगे। ठीक है ना? यह है जाति विशिष्ट प्रोटीन का फंडा या फंडामेंटल या मूलभूत जानकारी। ठीक है। अब अगली चीज आती है कि इसी परागकणों में पोलन कीट आ गया, जाति विशिष्ट प्रोटीन आ गया। ठीक है ना? अब आती है इसकी बाह्य संरचना में इसके अलंकरण। अलंकरण में क्या है? बाह्य संरचना कांटेदार हो सकती है,
धारीदार हो सकती है, छोटे छोटे छिद्र हो सकते हैं तो छिद्रित हो सकती है, ठीक है ना, डॉटेड हो सकती है, बिंदुवत हो सकती है, ठीक है ना। ये इस तरह के अलंकरण इन परागकणों पर पाए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक टर्म्स काम आती है, काम आ रही है, वो है परागकण विज्ञान, या इंग्लिश नाम है पैलिनोलॉजी। ये क्या करती है? विज्ञान की वह शाखा जो किसका अध्ययन करती है? परागकणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की वह शाखा जो परागकणों का अध्ययन करती है वो क्या कहलाएगी? पैलिनोलॉजी कहलाएगी, ठीक है। अब अगली चीज अपन स्टडी करते हैं वो है इसकी इंटाइन। दूसरी संरचना है वो है इंटाइन अंतःस्थल। या इंटाइन अंतःस्थल की विशेषता की बात करें तो देखो, अंतःस्थल है ये किससे बनी होती है? ये बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन की। किससे बनी है ये? सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी है। अब इसका कार्य क्या है अंतःस्थल का? ये परागकण अंकुरण के समय ये फूलती है, जल और खनिज लवण और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करती है और ये फूलती है। तो इसका कार्य क्या हो गया? पराग कण का जब अंकुरण होता है उस समय के समय ये क्या करती है? फूलकर बाहर आती है एवं इससे क्या बनती है? परागनलिका, या इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पोलन ट्यूब बनाती है, ठीक है। सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी है, पराग अंकुरण के समय फूल करके बाहर आती है और पोलन ट्यूब बनाती है। और ये जो परत है वो कैसी है? बहुत पतली परत है, बहुत ही पतली परत है, ठीक है। अब अगली चीज आती है अपने पास में कायिक सेल, और इसके आगे है जनन सेल, ठीक है। कंपैरेटिव ले लेते हैं। देखो भाई, कायिक सेल है वो, उनकी साइज है वो कैसी है? बड़ी है। इनकी साइज है वो कैसी है? छोटी है। इसका जो कायिक कोशिका है उसका केंद्रक है, स्टडी देख ले वाले आप। केंद्रक अनियमित आकार का है, तर्करूपी है। केंद्रक बड़ा है, केंद्रक छोटा है। इसमें कोशिका द्रव्य ज़्यादा है, इसमें कोशिका द्रव्य कम है। इसमें कोशिकांग ज़्यादा है, इसमें कोशिकांग कम है, ठीक है ना। ये इनमें अंतर हो गई। केंद्रक बड़ा और अनियमित, इस आकृति को क्या नाम दिया? अमीबीय। केंद्रक छोटा और कैसा है? तर्करूपी, ठीक है। कोशिका द्रव्य इनमें अधिक है, जनन कोशिका में कोशिका द्रव्य कम है। कोशिकांग इसमें भी अधिक है, इनमें कोशिकांग कम है, ठीक है ना। अब इस कायिक कोशिका का इसका जो केंद्रक है वो क्या कहलाता है? कायिक केंद्रक कहलाता है,
क्या कहलाएगा? कायिक केंद्रक कहलाएगा। और इस कायिक केंद्रक का जो कार्य है वो कार्य क्या होगा? इस कायिक केंद्रक के कार्य का कार्य है, जब पराग नलिका जो बनती है, पराग नलिका जो जाती है, गति करती है, तो उसको दिशा बताने का वो कार्य का नियंत्रण ये करता है। ठीक है ना? तो ये किसका काम करता है? पराग नलिका की वृद्धि व दिशा निर्धारण संबंधी कार्य कायिक केंद्रक करता है। अब इसका जो जनन केंद्रक है, इसका केंद्रक क्या कहलाएगा? जनन केंद्रक कहलाएगा। और जनन केंद्रक का कार्य क्या है? जनन केंद्रक का कार्य है, देखो ये जनन केंद्रक है, इसमें एक समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है ना? और समसूत्री विभाजन होगा तो ये क्या बनाती है? नर युग्मक बनाते हैं। कितने? 2 नर युग्मक बनाती है जनन केंद्र। ठीक है ना? और ये नर युग्मक है वो क्या कार्य करेंगे? ये निषेचन में भाग लेंगे। ये किस में कार्य करते हैं? ये निषेचन में भाग लेते हैं या निषेचन में ये प्रयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने अपने पास में ये जो संरचना आई है वो है लघु बीजाणु की संरचना या परागकण की संरचना। ठीक है? अब जो अपन अगला जो हेडिंग लेने जा रहे हैं वो है इस लघु बीजाणु या जो परागकण है उससे नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। ठीक है ना? जो हमारा शुरुआती मेन हेडिंग था उसी का अब ये सब हेडिंग है, ये इससे पहले की संरचना। ठीक है ना? अब जो आएगा वो है लघु बीजाणु या नर युग्मकोद्भिद का विकास। नर युग्मकोद्भिद